नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 5 का यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। इस यूनिट में हमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इस यूनिट के निष्कर्ष को देखेंगे। बिना देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। काव्य लक्षण परंपरा की बहसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर पहुंच सकते हैं। अब इस यूनिट में हमने काव्य लक्षण पढ़ा था कि इसकी क्या क्या परंपरा रही, किस कवि ने इस पर क्या परिभाषा दी, इसके बारे में जाना। अब यहाँ पे इस पूरे चैप्टर का जो सार है या इसमें जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई है उनको हम आज की वीडियो में देखेंगे। पहला बताया कि काव्यार्थ शब्द में है या अर्थ में या दोनों में है। इस वाद विवाद में ज़्यादातर आचार्यों ने शब्द परंपरा का समर्थन किया है। तो यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात बताई गई कि कविता का अगर हम असली महत्व देखना चाहें तो वो हमें किस में मिलेगा। उसके शब्दों में हम कविता का असली महत्व देखें, उसके अर्थों में देखें, या इन दोनों में ही हमें देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर विद्वानों के बीच इस पर बहस हुई, लेकिन जब निष्कर्ष की बात आई तो उनमें से अधिकतर आचार्य जो थे उनका मानना ये था कि शब्द जो है वही काव्य की असली पहचान मानी जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझे। जैसे आप मान लो कि हम अग्नि कह रहे हैं या फिर हम आग कह रहे हैं, तो यहाँ पे अर्थ तो एक ही निकलता है, लेकिन कविता में जो है शब्द कहाँ सटीक बैठेगा उसी से कविता की सुंदरता हमें दिखाई देती है। दूसरा देखें, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, रस जैसे पुराने प्रतिभान जिस तरह पुरानी कविता के लिए कारगर थे आज नहीं रहे। यहाँ तक कि रस अब कविता के लिए आवश्यक नहीं रह गया। अब दूसरी बात हमें ये बताई गई कि पहले की कविता में जो है हमें अलंकार और रस बहुत ज़रूरी दिखाई देते थे, उन्हें बहुत ज़रूरी माना जाता था कविता के लिए। लेकिन जब हम आज की नई कविता की बात करते हैं तो ये इन पुरानी चीज़ों को अब उतना ज़रूरी नहीं मानते। आज जो है बिना तुकबंदी या बिना किसी खास रस के भी कविता जो है वो बेहतरीन तरीके से लिखी जा सकती है। ये था इसका दूसरा निष्कर्ष। तीसरा देखें, रोमांटिक कवि और काव्य जहाँ भावुकता, कल्पना, सहृदयता का वृत्त बनता है, वहाँ नया काव्य सृजन रोमांटिक भावबोध का निषेध रहता है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो पहले के कवि थे यानी कि छायावादी कवि, वो बहुत ज़्यादा ही हमें कल्पनाओं और भावनाओं में खोए हुए दिखाई देते थे। लेकिन जब हम आज के कवि की बात करते हैं तो वो उस कल्पना को या उस भावुकता को उतना स्थान नहीं देते, बल्कि ये अपनी कविता में कल्पना की जगह क्या करते हैं, जो असलियत है, जो आज की हकीकत है, उसकी बात करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है, काव्यानुभूति की निर्व्यक्तिकता अंततः शब्द की निर्व्यक्तिकता है। इस प्रकार काव्य एक निर्व्यक्तिक शब्द व्यापार है। तो यहाँ पे बताया गया कि कविता जो है वो अब सिर्फ कवि की अपनी खुद की कहानी नहीं है, बल्कि कविता जो है उसमें अब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो कि सबके लिए वो कविता बन जाती है। तो ये जो कवि है वो निजी सुख से ज़्यादा ऊपर उठकर अब सार्वजनिक सुख की बात करता है, जो पूरे समाज को जो अपनी बात समझाए और पूरे समाज को उठाने का काम करे। पांचवा है, काव्य व्यक्तिक प्रयास होते हुए भी एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। इस सांस्कृतिक प्रक्रिया में सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक प्रक्रियाएं भी विद्यमान रहती है। अब यहाँ बताया गया कि भले ही कविता जो है वो केवल एक कवि द्वारा लिखी जाती है, लेकिन वह पूरी तरह से जो है समाज और संस्कृति से जुड़ी हुई हमें दिखाई देती है। देश में क्या राजनीति चल रही है, गरीबी है या अमीरी है, ये सब बातें जो है हमें आज की कविता में देखने को मिल जाती हैं। छठा है, कविता हृदय की मुक्तावस्था कभी थी, किंतु आज वह हृदय से ज़्यादा बुद्धिपरक है, इसीलिए हम उसे बुद्धि की मुक्तावस्था कह सकते हैं। अब यहाँ हमें बताया गया कि पहले ये कहा जाता था जो कविता है वो दिल से निकलनी चाहिए, लेकिन आज के दौर में कविता केवल भावनाओं का खेल नहीं रह गई है, बल्कि जो कविता है वो दिमाग और बुद्धि से लिखी जाती है आज के समय में। इसलिए आज का जो कवि है वो भावनाओं में बहने की बजाय क्या करता है, बहुत सोच समझकर और बहुत तर्क के साथ अपनी कविता लिखने का काम करता है, और इसी तर्क और सोच समझ के साथ जो है आज का कवि अपनी बातों को रखता है। आगे देखें, सातवां पॉइंट है, कविता आत्म की अभिव्यक्ति नहीं है, आत्म का निषेध है। आत्म के निषेध का अर्थ है निर्व्यक्तिकता व्यापार, आत्मदान, आत्म उन्मोचन और अहम का समर्पण।
अब यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि कविता जो है उसमें मैं या फिर मेरे बारे में अब बात नहीं की जाती, बल्कि इसको लिखने का जो मतलब है वो अहंकार यानी कि जो हमारा ईगो होता है उसको छोड़ देना है। कवि क्या करता है, जब तक खुद को बड़ा समझता है तब तक वह कोई कविता नहीं लिख पाता, इसीलिए उसे क्या करना चाहिए, अपनी भावनाओं को सबके लिए समर्पित करके फिर कविता लिखनी चाहिए। 8वां है कविता शाब्दिक निर्मिति है। मूल बात यह है कि काव्य अभिव्यक्ति नहीं निर्मिति है। निर्मिति है इसलिए कलाकृति की संरचना पर हमें ध्यान देना पड़ता है। काव्य भाषा ही वह चीज़ है जिसमें काव्यार्थ की नई भाव बोध की निष्पत्ति होती है। अब यहाँ हमें बताया गया कि कविता जो है वो केवल मन की बात नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है, उस बात को हमें बनाना पड़ता है। जैसे कि एक मिस्त्री है वो क्या करता है, ईंट पत्थर जोड़कर एक मकान बनाता है, वैसे ही कवि क्या करता है, वो शब्दों को जोड़कर कविता को सुंदर संरचना के रूप में बनाने का काम करता है। आगे है काव्य लक्षणों में जो परिवर्तन घटित होते हैं उसका कारण काव्य की रागात्मकता न होकर रागात्मक संबंधों की बदलती प्रणालियां हैं। बाह्य आंतरिक वास्तविकता से गहरा रिश्ता इन रागात्मक प्रणालियों के बदलाव से ही निर्धारित होता है। अब यहाँ हमें बताया गया कि कविता में जो बदलाव है वो इसलिए नहीं आया कि लोगों ने क्या है, प्यार करना या महसूस करना छोड़ दिया है, बल्कि ये इसलिए आया है क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं और रिश्तों के साथ जो हमारा जुड़ाव है उसके तरीके आज के समय में बदल गए हैं। आज का ये जो इंसान है इसका जुड़ाव हमें मशीनों, राजनीति और बाहरी दुनिया की जो कड़वी सच्चाई है उससे होता हुआ हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज की कविता में हमें ये बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे जीवन जटिल हुआ है काव्य में भी जटिलता बढ़ी है। यह काव्यानुभूति की जटिलता का कवि कर्म पर गहरा असर पड़ा है। इसीलिए काव्यानुभूति की बनावट पर विचार किए बिना हम कविता को परिभाषित नहीं कर सकते। अब यहाँ हमें बताया गया कि जैसा जीवन वैसी कविता। तो आज का ये जो इंसान है ये नौकरी, भविष्य, फिर हम देखें तो महंगाई और राजनीति, इन सब के बीच जो है हमें उलझा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए जब जीवन इतना उलझा हुआ है तो जो कवि की कविता है वो भी सीधी सादी कैसे हो सकती है। कवि को जो है इसी उलझन को दिखाने के लिए कठिन शब्दों और नए तरीकों का जो है अपनी कविता में इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे देखें, आज कविता हमें रिझाती नहीं, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन नहीं करती, वह हमें खींचती है, हमारा चैन तोड़ देती है। शब्द और अर्थ का तनाव सृजन में आए अर्थ सौंदर्य और अर्थ संदर्भ को जन्म देता है। वस्तु और रूप के बीच एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है और रिश्ता काव्य की समग्रता, अखंडता, अन्विति की अंतर योजना पर केंद्रित है। यहाँ हमें ये बताया गया कि ये जो आज की कविता है ये हमें लोरी सुनाकर सुलाएगी, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये क्या करती है, हमें झकझोर देने का काम करती है। जब आपको केवल मज़ा लेने के लिए ही नहीं, बल्कि ये आपको समाज की समस्याओं को सोचने पर जो है मजबूर करने का काम कर देती है। ये क्या करती है, हमारे मन की जो शांति है उसको भंग करती है, ताकि हम जो है सच्चाई को देखें और उस पर हम विचार कर सकें। ये आज की कविता का उद्देश्य रह गया है। तो यहाँ पे जो है हमने इस यूनिट के निष्कर्ष को देख लिया है। अब यहाँ पर हमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जो इसमें हमें देखने को मिले, एक बार उन्हें देख लेते हैं। प्रत्यय का अर्थ है विचार, सम्मति या फिर राय। पूर्व मीमांसा कहते हैं जैमिनीकृत वह वैदिक दर्शन जिसमें वेदों की कर्मकांड संबंधी बातों का निर्णय किया गया हो। उत्तर मीमांसा कहते हैं वेदांत दर्शन या अद्वैतवाद के दर्शन को। वेदों के उत्तरार्ध के दार्शनिक विवेचन जिसमें महर्षि बादरायण व्यास ने ब्रह्म विषयक विचारों को छांटकर ब्रह्म सूत्रों की रचना की और जिसकी शंकराचार्य आदि ने वेदांत के नाम से पूर्ण प्रतिष्ठा की। अंतर्भूत कहते हैं शामिल होना। अतीन्द्रिय का अर्थ होता है अगोचर, अव्यक्त, जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा न हो सके। आत्मातिक्रमण का अर्थ है आत्मा की उदात्त अवस्था। व्यवच्छिन्न का अर्थ है पृथक किया हुआ। निबद्ध कहते हैं बंधा हुआ। वक्र कहते हैं टेढ़ा या फिर बांका। विवक्षित का अर्थ है जिसकी आवश्यकता या इच्छा हो या हम कहें अपेक्षित। बंकिया का मतलब है बांकापन। परवर्ती का अर्थ है बाद में आने वाला या फिर बाद में होने वाला। न्यायिक का अर्थ है न्याय शास्त्र जानने वाला। विषयगत कहते हैं वस्तुपरक को। विषयगत कहते हैं आत्मपरक को। आवंतर का मतलब होता है बीच का या फिर अंतर्गत।
संविद विश्रांति कहते हैं चेतना या अनुभूति की विश्रांति को। प्रतीयमान अर्थ का मतलब है व्यंजना द्वारा ध्वनित अर्थ। रीतिवाद कहते हैं लीकबद्ध पद्धति या फिर हम कहें रूढ़ शास्त्रवाद को। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति द्वारा मोक्ष का साधन। भाव योग का अर्थ है भक्ति द्वारा मोक्ष का साधन। क्षेत्रमयी का अर्थ है मंगलदायक या कल्याणकारी। प्रेय का अर्थ है प्रिय। अप्रतिहत का मतलब होता है बिना रोक टोक का, यानी या फिर हम कहें जिसकी हार या हानि ना हुई हो। वागर्थ प्रतिपत्ति का अर्थ है शब्द और अर्थ के बीच नया संबंध स्थापित करना। लघु मानव का अर्थ है, लघु मानव जो है वो नई कविता का एक पारिभाषिक शब्द है। नई कविता में प्रतिपादित लघु मानव सिद्धांत का अर्थ है आम आदमी की अनंत शक्ति और भावनाओं में विश्वास। और विभावादी कहते हैं विभाव, अनुभव और संचारी भाव आदि को। तो इसी के साथ जो है हमारा MHD 5 का जो पहला यूनिट है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक